दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। आज मैं गौरव कुमार आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के तैयारी में पेपर 2 के सोशल वर्क के तैयारी के लिए जो एक टॉपिक है, आपका जो चैप्टर कह सकते हैं, वो करेक्शनल सर्विसेज एंड सोशल वर्क यानी कि सुधारात्मक सेवाएं एवं समाजकार, इस विषय को लेके आया हूँ। ये एक तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा तरीका होगा तैयारी के लिए, जहाँ पे मैं इस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी आपको फैक्ट्स हैं याद करने के लिए, जो कह सकते हैं ना, जो क्वेश्चन जिस पेज पे आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, उसको लेकर आया हूँ। आपको यहाँ से दो चीज़ें मिलेगा, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और दूसरा आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आपको नोट्स भी मिल सकेगा। तो चलिए हम सब दोस्तों बिना समय गवाए इस वीडियो को यानी कि इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको सुधारात्मक सेवाएं एवं समाज कार्य में सुधार क्या है उसको लेकर जो कुछ विद्वान हुए हैं उनके आपको परिभाषाओं को जानना होगा, क्योंकि कई दफ़ा ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं वो मैंने आप सबके लिए यहाँ पे रखा है, तो वो आपको यहाँ देखना है। सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक समाज कानून तोड़ने, व्यक्तियों की आपराधिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने तथा उनकी जीवन शैली को सामाजिक नियमों के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मैंने एक इलियट के द्वारा ये कहा गया है, आपको ये ध्यान देना है। किसके द्वारा? इलियट के द्वारा कहा गया। ठीक है, दूसरा मैंने यहाँ रखा है बेनेट के द्वारा। सुधार का उद्देश्य अपराधी को उसकी दंड अवधि में एक नई दिशा प्रदान करना होता है, ये बेनेट ने कहा है। ठीक है, अगला है कोनार्ड के द्वारा। सुधार का मुख्य उद्देश्य अपराधी के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना है। ठीक है, अब जो आगे है दोस्तों वो है सुधारक संस्थान कौन कौन है। कई दफ़ा इस पे भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो जो है वो जेल है, दूसरा जो है किशोर सुधारक विद्यालय है, तीसरा जो है वो बाल तथा किशोरी दोषियों के लिए सुधार गृह है, चौथा जो है प्रतिप्रेषण या प्रेक्षण गृह है, पांचवा जो है वो भिखारी गृह है, छठा जो है वो स्वागत केंद्र या बचाव गृह कह सकते हैं, सातवां जो है राज्य गृह या प्रोविजनल हॉस्टल कह सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत में अपराध सुधार के प्रयास। अब अभी तक ऊपर जो मैंने दोस्तों बोला वो फैक्चुअल थे, वो सवाल उस पर बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अब जो आपको टॉपिक्स आने वाले हैं ये आपको याद करने होंगे और लिखने होंगे, तभी जाके आप सवाल को कैच कर पाएंगे। ठीक है, केंद्रीय कारागार, ये जो सबसे पहली बार इसकी शुरुआत हुई, इसको लॉर्ड मैकाले ने इसके लिए प्रयास किया था और अनुशंसा की थी। कब की थी? 1838 में केंद्रीय कारागार के लिए। किसने? लॉर्ड मैकाले ने की थी। ठीक है, वहीं दूसरी बात 1864, 1877, 1889 में कारागार की दशा का अध्ययन और सुधार का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और ये सुझाव दिया गया था अखिल भारतीय स्तर पर, और इसके आधार पर समिति भी गठित की गई थी। अगर ये भी पूछा जाए तो आपको बताना है। अब आते हैं 1892 में। 1892 में कारागार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1894 में वहीं कारागार अधिनियम या कह सकते हैं कि पहला कारागार अधिनियम बना। वहीं 1919 की बात करें तो भारतीय कारागार समिति की नियुक्ति सबसे पहली बार 1919 में हुई थी। ठीक है, ये सब आपको ध्यान हो कि आज़ादी के पहले चल रहा है, यानी कि अंग्रेज के शासन में चल रहा है। ठीक है, वहीं 1952-1953 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर संपूर्णानंद के सक्रिय प्रयास से खुले जेल की पहली बार स्थापना हुई थी। आपको अगर मैं बता दूं कि ऐसा जेल इससे पहले नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक थोड़ी सी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। 1980 में न्यायमूर्ति मुल्ला की अध्यक्षता में कारागार सुधार पर अखिल भारतीय समिति गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 1983 में दी गई, किंतु वित्तीय कठिनाई के कारण वो कह सकते हैं कि समिति की सिफारिश आंशिक रूप से ही लागू हो पाई, तो उसका जिक्र मैंने यहाँ नहीं किया, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दिया। वहीं 1958 में केंद्रीय सरकार ने अपराधी परीक्षा अधिनियम पारित किया। ठीक है, ये वीडियो और इस वीडियो में जो मैं कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, वो बेशक मेरा खुद का नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने सभी जगह से इकट्ठा किया है उसमें से जो क्वेश्चन जिस पेज पे आता है वो फैक्ट्स को मैं यहाँ लेने का कोशिश किया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ गलती अगर मैं कर रहा हूँ तो। ठीक है, या कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा, सपोर्ट ज़रूर करें। अगला जो है वो है वयस्क एवं किशोर अपराधियों के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम।
तो अब वयस्क के लिए यानी कि एडल्ट के लिए जो सुधारात्मक कार्यक्रम है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा प्रकार कितने होते हैं, सवाल इस पर भी बनते हैं। एक तो होता है आदर्श कारागार, दूसरा खुले कारागार, तीसरा बाल एवं युवा अपराधियों के लिए संस्थाएं। फिर आप इसमें कह सकते हैं कि परिवीक्षा, है ना। परिवीक्षा क्या होती है? तो परिवीक्षा में अपराधी की सजा को कुछ शर्तों पर लंबित कर दिया जाता है तथा उसे मार्गदर्शन और उपचार के लिए व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में रखा जाता है। ठीक है, परिवीक्षा में न्यायालय को यह अधिकार होता है कि कुछ स्थितियों में दोषसिद्ध अपराधी की सजा को लंबित करार कर उसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति के पर्यवेक्षण में छोड़ दे। ठीक है, क्या होता है, आपको ये परिभाषा दे देगा और पूछेगा इसे क्या कहते हैं, पैरोल कहते हैं, क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, वो आपको बताना होता है। ठीक है, तो परीक्षा ये होता है। दूसरा है पैरोल। पैरोल से क्या मतलब ये होता है कि किसी अपराधी की शर्त सहित रिहाई हो और जिसने सजा के एक भाग को किसी सजा देने वाली संस्था से काट लिया हो। किसी अपराधी को पैरोल पर तभी छोड़ा जाता है जब उसका आचरण कारागारों तथा सुधार गृहों में अच्छा रहा हो तथा छोड़े जाने पर उसके अच्छे आचरण की संभावना हो। ठीक है दोस्तों, अगला है अनियत दंडादेश। ये क्या होता है? कई देशों में दोस्तों ऐसा कानून है कि सुधार के लिए अपराधियों को जेल में डाला तो जाता है, लेकिन उसके आचरण व्यवहार और उसके रवैये पर उसके कह सकते हैं कि जो समय है अपराध की सज़ा की उसको निर्धारित किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगला है सुधारालय। सुधारालय मुख्य रूप से बाल और युवा अपराधियों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए बनाए जाते हैं ताकि उनसे निकलने के बाद वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। बाल अथवा युवा अपराधियों के लिए कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बॉस्टल विद्यालय, अनुमोदित विद्यालय, सहायक गृह तथा अनुमोदित आवास गृह। अब जो अगला है दोस्तों वो है बंदियों के लिए उत्तर सेवा कार्यक्रम। दोस्तों अब ये क्या होता है आपको ये जानने की ज़रूरत है। तो आज विश्व के कई देशों में सजा काट चुके कैदियों के लिए उत्तर सेवा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम से रोजगार दिलाने में सहायता, प्रशिक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था हो सके और आवास की व्यवस्था तथा समाज में पुनर्वसन के भी अन्य प्रकार के सहायता उनको मिल सके। ठीक है, अगला है दंड के अन्य विकल्प। कभी कभी विशेष परिस्थितियों में अपराधियों को उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया जाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कुछ प्रकार के अपराधों के लिए क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। कुछ देशों में सामान्य कानूनों के अधीन भी न्यायालय को क्षमा देने की शक्ति है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया। अब अगला जो है आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट है ये कि किशोर अदालत जो है पूरी दुनिया में सबसे पहला जो खुला वो संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। ठीक है, अगर मैं दूसरा फैक्ट की बात करूँ तो मद्रास में 1936 में, उत्तर प्रदेश में 1938 में, मुंबई में 1938 में तथा मैसूर में 1943 में परिवीक्षा संबद्ध विशेष प्रांतीय कानून बनाए गए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। 1850 में एक अप्रेंटिस एक्ट पारित किया गया था। अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्या होता है। जो अप्रेंटिस एक्ट एक ऐसा प्रमुख रूप से एक दंडात्मक अधिनियम है जहाँ पर 10 से 18 वर्ष तक की आयु के बालकों के कल्याण की बात करता है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं अगले टॉपिक पर, वो है संस्थागत एवं समुदाय पर आधारित इलाज, है ना। ये क्या होता है, चलिए तो इसमें सबसे पहले वैधानिक प्रावधान क्या क्या है हम वो जान लेते हैं। अब भारतीय दंड संहिता जो हम लोग आज जानते हैं, आईपीसी जो कहते हैं, वो कब बना? 1860 में बना। किसके सुझाव पर बना? लॉर्ड मेकाले के सुझाव पर बना और स्वीकृत हुआ। और 1862 में जाकर इसे लागू किया गया था। तो आपको ये ध्यान देना होगा, आपको पता होना चाहिए, इस पर सवाल बनते हैं। ठीक है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब आया? 1958 में आया, 1958 में। वहीं अभी अपने आपको अप्रेंटिस एक्ट के बारे में बताया था, तो अप्रेंटिस एक्ट 1850 में ये आपको लागू हुआ था। ठीक है, अप्रेंटिस एक्ट के तहत मैंने आपको बताया है कि इसके तहत 10 से 18 वर्ष की आयु के बालकों के कल्याण की बात की जाती है। और आपको मैं अगर बताऊं, इसी अधिनियम को आगे चलकर कह सकते हैं रिफॉर्मेटरी एक्ट 1876 में, है ना, इसको वो किया गया था, कन्वर्ट किया गया था, बनाया गया था, जिसका बाद में संशोधन फिर 1879 में हुआ था। ठीक है, और इस अधिनियम के अंतर्गत किशोर अपराधियों की समस्याओं पर निर्णय लेने के लिए एक पृथक संगठन की व्यवस्था की गई और न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि यदि वो
उचित समझे तो किशोर अपराधियों को जेल भेजने के स्थान पर 3 से 7 वर्ष के लिए सुधार विद्यालय में नज़रबंद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है केंद्रीय बाल अधिनियम, ये आया 1960 में। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ वीडियो के बीच में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नो डाउट आपका तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके जानकारी के लिए ज़रूरी है, नेट के लिए नहीं ज़रूरी है। नेट के लिए आपको बस फैक्ट्स याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड में होगा और फैक्ट्स याद है तो आपको वहाँ पे नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट्स आपके लिए क्लियर होने चाहिए, लेकिन नेट के लिए आपको ये याद करने होंगे, इसलिए मैं डिटेल में अंदर नहीं आपको लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आपको बताऊँ तो अगला जो है वो है आहत व्यक्तियों के साथ हस्तक्षेप करने वाले कार्यक्रम। ये क्या है? सबसे पहले हम महिलाओं के लिए बात करेंगे। तो महिलाओं के लिए जो है संविधान तथा सामाजिक विधान है कुछ, क्या है वो? अनुच्छेद 15 की बात की गई है। महिला के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, या ये सबके साथ लिए अनुच्छेद है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब दूसरा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, अब महिलाओं से संबंधित जो सामाजिक विधान है वो आपको याद करने हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक विधान जिस पर सवाल आते हैं। पहला जो है वो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 से 2006। कारण जब पहला था 56 था और संशोधन अंतिम 2006 में हुआ। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में आया। वहीं स्त्री अभिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986 आया। परिवार न्यायालय अधिनियम 1986, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। अब आते हैं महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य का कार्य कब हुआ? 1982 में हुआ। ठीक है, अब राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया, याद ध्यान रहे आपको। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का गठन कब किया गया? 1990 में किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना रहा है, अभी भी है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला शक्ति संपन्नता नीति बनाई गई 1995 में। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 30% रखी गई। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी 1993 में। इंदिरा महिला योजना 1995 में 20 अगस्त को इसको संचालित किया गया। ठीक है, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कुछ और योजनाओं के बारे में महिलाओं से संबंधित, जैसे कि स्वयं सिद्धा है। स्वयं सिद्धा जो है महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने पर आधारित सेवाओं के समन्वय तथा अल्प ऋण उपलब्ध कराने तथा छोटे उपक्रमों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। वहीं दूसरा है स्वाधार, जो कि 2001-2 में आया। इस योजना के तहत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए है। योजना में कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लिए भोजन, कपड़ा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल तथा परामर्श व्यवस्था शामिल है। ठीक है, अब जो अगला है वो है बालकों के लिए कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है भाई? तो बालकों के लिए कार्यक्रम में आप देखेंगे सबसे पहले संवैधानिक उपबंध जो है वही अनुच्छेद 15, यहाँ भी विशेष व्यवस्था, कोई भी प्रकार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 14 जो है वो स्पेशली है, बाल श्रम पर रोक करता है। कहीं भी अब बालकों से 14 वर्ष की कम उम्र, मतलब 15 उम्र से 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को कारखानों, खाना या संकटपूर्ण नियोजन में कहीं भी आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब बालकों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई? तो आई 1974 में। सवाल इस पर कई बार आ चुके हैं, आप पिछले क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। समेकित बाल विकास सेवा 1975 में। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय बाल कोष भी बना 1979 में। सर्व शिक्षा अभियान बना 2001 में। ठीक है, वहीं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भी 1953 में हो गई। दोस्तों आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस नेट एग्ज़ाम के पहले जो जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स पर इसी तरह के कंटेंट बेस्ड वीडियो और आपके लिए ये इस तरह का नोट्स बनाकर आपके समक्ष रख सकूँ। जल्द ही इसी वीडियो के नीचे दोस्तों आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम का, वहाँ पे भी आप जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ से PDF आपको मिल सके। और कुछ भी पर्सनली पूछना हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी और कुछ बताने हैं, उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी से आपका
सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिलेगा। बाकी आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार के रूप में आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी वीडियो को हमारे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। वृद्धों के लिए कार्यक्रम, कि वृद्धों के लिए क्या कार्यक्रम है, वृद्धों के लिए कार्यक्रम जो है उस पर आते हैं। सबसे पहले तो अनुच्छेद 41 आपके पास आर्टिकल है, राज्य वृद्ध का कल्याण करे, ऐसा उसमें है। 1956 में गोद लेने भरण पोषण संबंधी कानून है। 1999 में वृद्ध जन के लिए राष्ट्रीय नीति है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, हो सकता है कि मेरे नोट्स या मेरे ये जो भी काम है इसमें कुछ गलती हो, तो अगर आपको पता हो गलती, हाँ ये गलती हो रही है, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे भी कमेंट के माध्यम से वो बताने की ज़रूर कृपा करें। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम 1952 में आया। अब दोस्तों एक है, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन ये सिलेबस में है इसलिए मैंने यहाँ रखा है, सुधारात्मक प्रक्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका। तो इसमें आपके कार्य क्या होने चाहिए, आपके ज्ञान क्या होना चाहिए, कौशल क्या होना चाहिए, आपकी अभिवृत्ति क्या होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। एक ये कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में हुआ, कारखाना अधिनियम 1948 में, रक्त अधिनियम 1952 में आया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके समक्ष एक चैप्टर को पूरा रखा है, जो कि चैप्टर आपको मैंने बताया। ये चैप्टर क्या है, सुधारात्मक सेवाएं एवं समाज कार्य, यानी कि करेक्शनल सर्विसेज एंड समाज कार्य। ठीक है, तो ये आपका सब कंप्लीट हो गया है। अब अगले चैप्टर को लेकर हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने का हमारा वादा है। तो टेक केयर, अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।